नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 इसके लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज ऑथोराइज्ड डेवलपमेंट। पहले लेक्चर में मैंने आपको डेवलपमेंट का मतलब और महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑथोराइज्ड डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट का डेफिनेशन आपको याद होगा, बिल्डिंग, इंजीनियरिंग एंड माइनिंग ओवर और अंडर द लैंड, स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड मटेरियल चेंजेस और डेमोलिशन और रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड। यानी बिल्डिंग के लैंड के ऊपर, नीचे या फिर बिल्डिंग के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस, मटेरियल चेंजेस या फिर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज करना, इसे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। ऑथोराइज्ड डेवलपमेंट का मतलब है एक रीजन के अंदर हम लोग जो भी डेवलपमेंट करते हैं जमीन के ऊपर या फिर नीचे, अगर वो डेवलपमेंट हमने अर्बन लोकल बॉडी और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से परमिशन लेकर किया तो उसे ऑथोराइज्ड डेवलपमेंट कहा जाता है। अभी अर्बन लोकल बॉडी क्या है वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में समझाया था। अर्बन लोकल बॉडी को मराठी में कहते हैं स्थानिक स्वराज्य संस्था। हर एक रीजन की एक ग्राम पंचायत, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, एक अर्बन लोकल बॉडी होती है। चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, हर एक रीजन की एक अर्बन लोकल बॉडी होती है। इसके बाद में महाराष्ट्र में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स है और हर एक की एक एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इन सभी एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी म्हाडा के अंदर आती है, यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्हाडा। तो इन सभी की हमें परमिशन लगती है टू कैरी आउट द डेवलपमेंट, और ये परमिशन लेने के बाद जो डेवलपमेंट किया जाता है इसे कहते हैं ऑथोराइज्ड डेवलपमेंट। इसके बारे में हमें एमआरटीपी एक्ट के सेक्शन नंबर 43 से लेके 47 तक समझाया गया है। ओरिजिनल बेयर एक्ट के अंदर जो भी मतलब वर्डिंग्स है वो थोड़े ट्रिकी है और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो उन्हीं का सिंप्लीफाइड वर्जन यहां पर मैंने दिया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 43 को। सेक्शन 43, after a development plan to develop a particular area is published in the official gazette, no person shall institute development or do changes in the use of land or carry out any development activity without the permission in writing of the planning authority. No permission shall require to construct the development initiated by the government or as per the court order. इसका मतलब है जब भी कोई शहर को, किसी रीजन को डेवलपमेंट करने का प्लान, यानी डेवलपमेंट प्लान जो है वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश होता है। ऑफिशियल गैजेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। हम लोग महाराष्ट्र के अंदर है तो यहाँ पे स्टेट का मतलब होगा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के ऑफिशियल गैजेट के अंदर जो भी डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया जाता है, उसके अलावा अगर कोई डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए हमें परमिशन लगेगी उस एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की और अर्बन लोकल बॉडी की। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई डेवलपमेंट करना है, या फिर किसी भी गवर्नमेंट को अगर कोई डेवलपमेंट करना है, या फिर कोर्ट ऑर्डर के ऊपर जो डेवलपमेंट करना है, उसकी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन 44 को। एनी पर्सन नॉट बीइंग द गवर्नमेंट अथॉरिटी हु इज इंटेंडिंग टू कैरी आउट द डेवलपमेंट shall make an application in writing to the planning authority for permission with prescribed document. No such permission shall be necessary for demolition of an existing structure or development of existing structure complying with the statutory regulations. इसका मतलब है किसी भी इंसान को डेवलपमेंट प्लान पब्लिश होने के बाद कोई नया डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए प्लानिंग अथॉरिटी से एक परमिशन लगेगी, और ये जो परमिशन है वो लिखित में होनी चाहिए। और ये जो परमिशन है वो देने के लिए उसे जो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 इसका जो शेड्यूल है इसके अंदर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी गई है। तो मैं जो महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट है इसका जो बेयर एक्ट है इसकी कॉपी मैं आपको या फिर इसकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नो सच परमिशन शैल बी नेसेसरी फॉर डेमोलिशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी डेवलपमेंट प्लान पब्लिश होने से पहले जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था
उसे तोड़ने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है और डेवलपमेंट प्लान की जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस है वो फॉलो करने वाली रीडेवलपमेंट को करने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप डेवलपमेंट प्लान आने से पहले जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस है और आने के बाद जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस है उनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको सिर्फ इंटीमेशन देना है, सेपरेट परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं आपको सेक्शन नंबर 44 समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 44 का दूसरा पार्ट। सेक्शन 44 सबसेक्शन 2, एनी पर्सन इंटेंडिंग टू एग्जीक्यूट इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट ऑन एनी लैंड may make an application to the state government in writing, and on receipt of such application the state government may, after making such enquiry as it may deem fit in that behalf, grant such permission and declare such project included in the official gazette। अगर आपको कोई बड़ा रीजनल टाउन प्लानिंग का प्रोजेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल लवासा सिटी, फॉर एग्जांपल अगर आपको और भी कोई बड़ा टाउन प्लानिंग का प्रोजेक्ट करना है तो आपको उसके लिए एक परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने आदमियों को भेजेगा, यानी अपने ऑफिसर्स को भेजेगा। वो ऑफिसर्स सर्वे करेंगे, जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको क्रॉस चेक करेंगे, और अगर सब कुछ सही लगता है और डेवलपमेंट का स्केल भी अगर बड़ा है तो उस इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट को ऑफिशियल गैजेट के अंदर जगह मिलेगी। ये कहता है सेक्शन नंबर 44 का सबसेक्शन 2। इसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा विथ इमीडिएट इफेक्ट। अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 45, ऑन द रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 44 द प्लानिंग अथॉरिटी में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, बाय ऑर्डर इन राइटिंग, ग्रांट द परमिशन अनकंडीशनली, grant the permission subject to general or special condition, or as it may impose with the previous approval of the state government, or refuse the permission। मतलब आपको अगर कोई आपके एरिया के अंदर डेवलपमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डर है और आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आपको आपकी अर्बन लोकल बॉडी और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, उन्हें एक परमिशन के लिए एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा। वो जो एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और अर्बन लोकल बॉडी है आपके डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक करेंगी, आपकी लैंड के ऊपर आपके जो डेवलपमेंट प्लान है उसकी देखरेख करेगी, देखेगी कि वो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन से कंप्लाई करता है या नहीं, और उसके बाद जब परमिशन देने की बारी आएगी तो वो परमिशन अनकंडीशनली भी अप्रूव हो सकती है, कुछ कंडीशंस इंपोज करके भी अप्रूव कर सकती है, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट की अर्बन लोकल बॉडी है और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो उस परमिशन देने से साफ इनकार भी कर सकते हैं। ये कहता है सेक्शन नंबर 45। यानी आपका परमिशन मिल सकता है, पार्शियली मिल सकता है, या फिर बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। ये कहता है सेक्शन 45। इसके बाद में एवरी परमिशन ग्रांटेड शैल बी अकम्पनीड विथ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। जो हम लोग देखते हैं ना कि बिल्डिंग जो है उसको ओसी रिसीव्ड और सीसी रिसीव्ड बोलते हैं, तो बिल्डिंग का जो डेवलपमेंट को अगर परमिशन मिल गया तो उसे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट यानी सीसी मिलता है, और बिल्डिंग जब पूरा हो जाता है तो उसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप जब भी कोई बिल्डिंग खरीदने जाते हो तो ओसी रिसीव्ड और सीसी रिसीव्ड देखते हो, इसका मतलब है कि उस एरिया के जितने भी स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस है उनको कंप्लाई करने के बाद उस बिल्डिंग को ओसी और सीसी मिला है। इसके बाद में सबसेक्शन 5, इफ द परमिशन इज रिजेक्टेड देन इट शैल कंटेन द रीजंस फॉर रिजेक्शन इन राइटिंग। मतलब अगर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और टाउन प्लानिंग अथॉरिटी ने परमिशन लेटर को रिजेक्ट कर दिया तो क्यों रिजेक्ट किया उसके रीजंस उस रिजेक्शन लेटर के अंदर लिखे जाएंगे। Planning authority has to conduct about whether the application is selected or rejected within 60 days from the date of receipt of the notice. Otherwise, it is deemed to be accepted after the lapse of 60 days. Permission for valid development is valid for 1 year. It can be extended up to 3 years. इसका मतलब है अगर आपको कोई बिल्डिंग बांधनी है
आपके रीजन के अंदर, तो आपको अपनी अर्बन लोकल बॉडी को और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन लिखना है और उस अर्बन लोकल बॉडी को और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को 60 दिनों के अंदर उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये भेजना होगा। अगर 60 दिनों के बाद भी अगर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो हमें ये मानने का हक है कि वो डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड है, यानी इन लोगों ने, यानी एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और अर्बन लोकल बॉडी ने हमें परमिशन दे दी है, ऐसा मानने का अधिकार हमको है। इट इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। इसके बाद में परमिशन फॉर वैलिड डेवलपमेंट इज वैलिड फॉर 1 ईयर, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर्स। मान लीजिए हमें परमिशन मिल गया, तो ये जो परमिशन है वो 1 साल तक वैलिड है और टोटल 3 साल तक हम लोग इसे खींच सकते हैं। यानी 1 साल के बाद जब अगर एक्सपायर हो गया तो हम लोग और 2 साल का, यानी टोटल 3 साल का मुदतवाड़ ले सकते हैं। सेक्शन 46, प्लानिंग अथॉरिटी विल हैव टू चेक वेदर द एप्लीकेंट प्रोजेक्ट कंप्लाइज विथ स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। ये स्टैंडर्ड सी बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सेक्शन 47, if the application for development is rejected, then the aggrieved applicant can appeal within 40 days from the date of receipt of the rejection। अगर एक बिल्डर ने बिल्डिंग बांधने के लिए एक एप्लीकेशन लिखा कि मुझे परमिशन दे दो और वो रिजेक्ट हो गया, तो 40 दिनों के अंदर, यानी रिजेक्शन का नोटिस मिलने के 40 दिनों के अंदर उस बिल्डर को या फिर उस इंसान को एक अपील फाइल करना होगा। तो ये था ऑथोराइज्ड डेवलपमेंट का डेफिनेशन और ऑथोराइज्ड डेवलपमेंट का प्रोसीजर। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।